तो आर्सेन वेंगर ने बहुत पहले बोला था एक बात कि एक प्लेयर के ट्रांसफर होने में 3 रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली होती है प्लेयर क्लब की रिलेशनशिप, दूसरी होती है क्लब क्लब और तीसरी है क्लब और एजेंट के बीच में। बिकॉज जो एक मॉडर्न फुटबॉल डेवलप होके आ चुका है, इसके बाद जो एजेंट का रोल है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ फुटबॉल 101, जिसमें कि हम ट्रांसफर्स को खोल देंगे एंड सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। सो इफ यू आर हियर for the first time, I would recommend subscribe to the channel and hit that bell notification icon because Talk Football HD पे हम ऐसे basics of football 101 के वीडियोस लाते रहते हैं। सो मूव करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फुटबॉल वर्ल्ड इवॉल्व हो रही है, पहले कुछ अलग थी, अब कुछ अलग है। अब फुटबॉल के प्लेयर्स जो ट्रांसफर्स होते हैं उनमें बहुत बड़ा हाथ है एजेंट्स का। पैसा बहुत मैटर करता है एंड एजेंट्स की फीस होती है, उसकी वजह से प्लेयर्स के ट्रांसफर नहीं होते हैं, कभी कभार बहुत ईजिली हो जाते हैं। सो आज की वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एजेंट लोग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के नए ट्रांसफर्स के ज़माने में। तो हाउ आर दे रिस्पॉन्सिबल? एक प्लेयर है, एक यंग प्लेयर है, लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल, उसको एक टीम ज्वाइन करनी है तो वो टीम से बात खुद नहीं कर पाएगा बिकॉज वो फोकस्ड है खेलने पे, तो वो एजेंट हायर करता है। ठीक है, इट कुड बी हिज फैमिली में से कोई हो सकता है। जैसे मेसी के एजेंट उसके पापा खुद हैं। किमिक खुद देखो तो किमिक खुद का एजेंट है, उसने कोई और एजेंट अपना रख भी नहीं रखा है। तुम बाकी बड़े प्लेयर्स को देखो, ठीक है, अर्लिंग हालैंड का एजेंट है मिनो रेयोला, ठीक है, तो जो कि बहुत बड़ा एजेंट है फुटबॉल के टर्म्स में। तो वो क्या करते हैं, एजेंट्स का काम होता है दूसरे क्लब से बात करना, कॉन्ट्रैक्ट सेट करना, वेजेस सेट करना एंड बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको सेट करना ये एजेंट करता है। एंड गाइज, अगर आपको जानना है कि मुझे कहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वन ऑफ द सोर्सेज इज वन फुटबॉल एप्लीकेशन। लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन। इट्स अ ग्रेट फुटबॉलिंग ऐप टू हैव ऑन योर फोन. From there you can get all the latest details about the players' transfers, about the matches, upcoming matches, the fixtures, the lineup, the latest news surrounding your club, all the leagues around the world of football. And the best thing is that application is free. You can go down into my description and download one football app from over there. ठीक है, तो वो कर लो, उससे तुम्हें काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जो कि तुम रेगुलरली पढ़ सकते हो, और अगर आप बिगिनर हो तो आपको अंडरस्टैंड करने में फुटबॉल काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो प्लेयर्स जब साइन होते हैं तो उनके साथ क्या सिनेरियो होता है कि बहुत सारे क्लॉजेज इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, प्लेयर्स जब भी साइन होगा तो वो तुम्हारी वेज, ठीक है, एड्रेस करेगा, उसका साइनिंग बोनस होगा, उसका ईयर होगा, कितने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। सबसे पहली बात लोग पूछेंगे यार ट्रांसफ़र क्या होता है एंड व्हाई इज़ इट रिक्वायर्ड। तो यार ट्रांसफ़र प्लेयर्स का इंटर क्लब हो सकता है, कोई दूसरी लीग से किसी और लीग में हो सकता है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि यूरोप की टॉप 5 लीग्स हैं मेजरली, जिनके बारे में मैं समझाया था, और उनके बीच की उनकी जो टीमें हैं तो उनके जो प्लेयर्स हैं उनके बीच में ट्रांसफर्स होता है। ठीक है, अब सिनेरियो क्या है, ट्रांसफ़र विंडो एक चीज़ होती है जिसके ड्यूरेशन में आपके प्लेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो फीफा एंड यूएफा ने मिलकर एक प्लान बनाया। 2002 में ये डील आई थी कि यार वो ट्रांसफ़र विंडो बनाएंगे। ठीक है, तो जुलाई 1 से लेके अगस्त 31 तक एक होता है, उसको कहते हैं हम लोग समर ट्रांसफ़र विंडो। फिर आता है विंटर ट्रांसफ़र विंडो जो कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक होता है, उसको कहते हैं विंटर ट्रांसफ़र विंडो। इसी 2 ट्रांसफ़र विंडोज़ के ड्यूरेशन में आपके क्लब से प्लेयर्स का ट्रांसफ़र होता है, एक से दूसरे क्लब में प्लेयर्स जाते हैं। ट्रांसफ़र मतलब एक प्लेयर का दूसरे क्लब में जाना। अब वो डिपेंड करता है, चाहे वो एक लोन मूव हो, चाहे वो एक परमानेंट ट्रांसफ़र हो, चाहे वो बहुत अलग अलग तरह के ट्रांसफ़र्स होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने क्लॉज के बारे में बताया कि ट्रांसफर्स में बहुत सारे क्लॉज होते हैं, बोनस होते हैं, इमेज राइट्स होते हैं। तो कुछ एक स्टोरी से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे काफ़ी वियर्ड स्टोरी है। 1999 में स्टीफन श्वार्ज़ जॉइंट सुंदरलैंड, ठीक है, एंड उसने बात में ही बोल दिया यार कि मुझे स्पेस में घूमना पसंद है एंड प्रोबेबली मैं आगे कभी चाहूँगा कि स्पेस में मैं घूमूँ। तो सुंदरलैंड ने क्या किया, उसके कॉन्ट्रैक्ट में दे बैंड हिम फ्रॉम ट्रैवलिंग इनटू स्पेस बिकॉज उस टाइम पे लगता था कि अगले से 5 सालों में स्पेस ट्रैवल हो जाएगा। उसके बाद से नेमार ने जब बार्सिलोना पे साइन किया था तो उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ डलवाई थी कि उसके जो फ्रेंड्स हैं जो ब्राज़ील में हैं वो कभी भी बार्सिलोना आ सकते हैं, तो उनका जो भी कंपनसेशन होगा, जो भी पैसा आएगा वो बार्सिलोना पे करेगी। तो बार्सिलोना ने कई बार ऐसा किया है, उन्होंने कई थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पे किए हैं जस्ट टू हैव फ्रेंड्स ऑफ नेमार कम फ्रॉम ब्राज़ील टू बार्सिलोना सो दैट ये पार्टी कर पाएँ, मज़े कर पाएँ। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि एक प्लेयर था
आंद्रे गोमेज, जब उसका ट्रांसफर हो रहा था बार्सिलोना पे, तो दे इंसर्टेड अ बैलन डोर क्लॉज, मतलब कि अगर ये प्लेयर बैलन डोर जीतेगा तो उस हमारी टीम को इतने इतने पैसे मिलेंगे। एक और सबसे इंटरेस्टिंग ट्रांसफर जो क्लॉज मुझे लगा अभी तक, वो है सुआरेज का नो बाइट का क्लॉज। ये कि डेफिनेटली बार्सिलोना ने इसको डिनाई कराया कि ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, बट रिपोर्ट्स आई थी कि एक क्लॉज था, बिकॉज लुइस सुआरेज ने इससे बारसा ज्वाइन करने से पहले ही हैड इंसिडेंट्स ऑफ बाइटिंग द अदर पीपल, ठीक है। उसी से जस्ट पहले 2014 में वर्ल्ड कप में ही प्लेड अगेंस्ट इटली, जॉर्जियो चिलेनी को उसने उसको काटा था एंड ही वॉज बैंड फॉर 4 मंथ। जब बार्सिलोना ने उसको साइन किया 94 मिलियन यूरोज की तगड़ी डील थी लिवरपूल से, तो उन्होंने इंश्योर किया कि वो दोबारा से आगे नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट राइट ऑफ फ्रॉम द हिस्ट्री। 1885 से पहले क्या होता था, जो प्लेयर्स होते थे वो किसी भी टीम में खेल सकते थे, ठीक है। आज इस टीम में खेल रहे हैं, कल जाके उस टीम में खेल लेंगे, ठीक है। बट 1885 में फुटबॉल एसोसिएशन जो FA है उसने स्टार्ट किया कि एक टीम को, एक क्लब को अपने प्लेयर्स को रजिस्टर करना है। 1888 में एक रूल आया, फुटबॉल लीग फॉर्म हुई थी 1888 में, एंड वहाँ पर रूल आया था रिटेन एंड ट्रांसफर का। तो इससे क्या होता था कि जो भी बड़ी टीम है जिनके पास पैसा ज़्यादा होता था, जो प्लेयर्स को बुला लेते थे खेलने के लिए पैसा ज़्यादा देके, तो ये सिनेरियो हट गया। अब वो प्लेयर्स क्या थे, बाउंड थे कि नहीं भाई हम एक ही टीम से खेलेंगे, रिटेन एंड ट्रांसफर वाला सिनेरियो था। 1893 और 94 सीजन में स्टार्ट क्या हुआ, इस रिटेन एंड ट्रांसफर वाले जो सिनेरियो था उसको हटाया गया कि यार रिटेन नहीं करोगे आप। रिटेन मतलब क्या था, मैं अगर किसी टीम का प्लेयर हूं तो मैं उस टीम में खेलूंगा जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, बट अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो गया तो मैं लीगली बाइंडेड हूं कि मैं इसी टीम का प्लेयर हूं। अब वो मुझे ना खिलाएं, मुझे सैलरी ना दे, मेरी सैलरी कट कर दे, वो उनके ऊपर होता था। तो इससे सिनेरियो क्या होता था, प्लेयर्स काफी ज्यादा डैमेज होते थे। आगे रूल आया नेक्स्ट रिफॉर्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है आज तक की, कह सकते हो ट्रांसफर की दुनिया में। 1995 में एक बोसमैन रूलिंग आई, ठीक है। तो जीन मार्क बोसमैन एक प्लेयर थे बेल्जियम के, ठीक है। वो क्लब लीज से खेलते थे जो कि बेल्जियम कप विनर थी। उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका था, 1990s की बात है। उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ। ही वांटेड टू प्ले विद फ्रेंच क्लब जिसका नाम था डंकर्क, ठीक है। तो वो चाहते थे कि वो उसके साथ खेले, बट सिनेरियो क्या हुआ कि लीज ने बोला डंकर्क को तुम यार 500,000 रुपीज़ मुझे दो, तभी मैं ये प्लेयर तुमको भेजूंगा। और क्या हुआ कि उन्होंने पैसे नहीं दिए और दिस गाय हैड टू सिट और प्ले विद अ रिड्यूस सैलरी ऑफ 75%। तो इन्होंने कोर्ट में गए, कोर्ट में इन्होंने रूलिंग की एंड फिर वहाँ पे कोर्ट ने रूल किया, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूल किया कि नहीं, आज के बाद से 1995 में ये रूल हुआ था कि आज के बाद से कोई भी प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म अगर हो जाएगा तो ही इज़ फ्री, वो किसी भी टीम को फ्री में ज्वाइन कर सकता है। दे वोंट बी एनी ट्रांसफर फी इन्वॉल्व। अब आप पूछोगे ट्रांसफर फी क्या है जिशान भाई? ट्रांसफर फी एक वैल्यू है जिसको मैं अगर किसी प्लेयर को या क्लब को पे करूं तो उससे वो लीगली बाइंड हो जाएगा कि वो अपने प्लेयर को मुझे सेंड करे, ठीक है। एक टर्मिनेशन क्लॉज, एक टर्मिनेशन फी तुम मान लो ऐसा होता है, बिकॉज अगर मैं किसी प्लेयर को साइन करना चाहता हूं तो मुझे उस क्लब को पैसे देने होंगे। होता क्या है कि प्लेयर टीम से कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड होता है, ठीक है। और जो उसकी फी होती है दैट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर्स एबिलिटी, द एज ऑफ द प्लेयर एंड ऑल्सो डिपेंड्स कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कितना है। तो अगर प्लेयर मान के चलो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मैं अगर पहले या दूसरे साल में मैं चाह रहा हूँ उस प्लेयर को मैं साइन करूँ तो बहुत हेफ्टी फी लगेगी यार, बिकॉज 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं अगर दूसरे साल में जा रहा हूँ मैं उस प्लेयर को खरीदने तो काफ़ी ज़्यादा फी मुझे देना पड़ेगा। बट सिनेरियो क्या होता है, अगर प्लेयर अपने लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो जो वैल्यू है, जैसे कि अभी हमने देखा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ हुआ, वो सिर्फ 15 मिलियन यूरोज में यूवेंटस से मैनचेस्टर यूनाइटेड आ गया। लोग पूछे थे ऐसा कैसे हुआ, इतना बड़ा प्लेयर इतनी कम फी में कैसे आया? बिकॉज भाई वो अपने लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ गया था। अगर वो 15 मिलियन यूरोज में साइन नहीं की होती मैनचेस्टर यूनाइटेड यूवेंटस से तो नेक्स्ट ईयर वो फ्री में चला जाता। जैसे भी किलियन एम्बापे का सीन हो रहा है, किलियन एम्बापे के लिए रियल मैड्रिड 200 मिलियन दे रही थी, बल्कि वो अपने लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में है और वो अगले साल फ्री मैड्रिड जा सकता है। तो तुम समझ रहे हो क्या सिनेरियो था। तो ये जो बोसमैन रूलिंग आई इससे बहुत सारे प्लेयर्स बेनिफिट हुए। सबसे बड़ा ट्रांसफर हुआ था एडगार डेविस का, ठीक है। वो अयाक्स से मिलान गया 1996 में। एंड देन एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांसफर हुआ, लुइस एनरिके रैन डाउन हिज कॉन्ट्रैक्ट एट रियल मैड्रिड एंड उन्होंने बार्सिलोना ज्वाइन किया। फिर ऐसा सिनेरियो आया कि डॉर्टमुंड से लेवांडोव्स्की ज्वाइन किया बायर्न म्यूनिख ऑन अ फ्री ट्रांसफर। एंड सबसे लेटेस्ट हमें अभी पता है लियोनेल मेसी ने बार्सा पे कॉन्ट्रैक्ट उसका खत्म था एंड ही ज्वाइन पेरिस सेंट जर्मेन इन फ्री। ये जो बोसमैन रूलिंग थी इसका एक और फायदा हुआ था इन टर्म्स ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो क्लब होती थी वो फॉरेन प्लेयर्स को ज़्यादा खिला नहीं पाते थे। देयर वाज अ लिमिट कि आप 3 या 4 फॉरेन प्लेयर्स को खिला सकते हो, ठीक है। बट इस रूलिंग के बाद से फीफा ने बोला कि टीम कैन नाउ गो ऑन टू प्ले 11 फॉरेन प्लेयर्स इफ दे वांट टू। तो हमने 2007 तक देखा कि इंग्लैंड में 57% राइज हुआ व्हेन इट कम्स टू फॉरेन प्लेयर्स, स्पेन में 39% का राइज हुआ एंड थैंक्स टू लियोनेल मेसी 2007 का टाइम था, मेसी खेल पाया
बार्सिलोना पे जस्ट बिकॉज ये वाला रूल आ गया था। एंड यही एक रीज़न तब मेसी खेल नहीं पा रहा था बार्सिलोना पे, बिकॉज उसको वो पासपोर्ट एंड यूरोपियन स्पॉट का सिनेरियो हो रहा था। अब लोग पूछेंगे भाई कि यूरोपियन स्पॉट क्या है, मैं बताता हूँ नॉन यूरोपियन स्पॉट क्या है। हर टीम में नॉन यूरोपियन स्पॉट होते हैं। सबसे ज़्यादा ये ला लीगा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इसको लेके। तो ला लीगा में क्या होता है कि 5 नॉन यूरोपियन स्पॉट होते हैं, ठीक है। यूरोपियन नेशंस यूनियंस होते हैं, उनके अलावा जो टीम्स हैं, उनके अलावा जो नेशंस है जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, उनके कोई प्लेयर्स अगर ला लीगा में खेलना चाहते हैं तो उनकी टीम सिर्फ 5 नॉन यूरोपियन स्पॉट होल्ड करती है, जिसमें कि 3 प्लेयर्स होंगे वो लाइनअप में खेलेंगे, ठीक है। तो सिनेरियो क्या था कि प्लेयर्स जो हैं 5 फॉरेन प्लेयर्स आप 5 नॉन यूरोपियन प्लेयर्स आप लाके अपनी टीम में खिला सकते हो। बट आप क्या कर सकते हो, जैसे कुटिनो का एग्जांपल लूंगा मैं, उसने स्पैनिश सिटीजनशिप ले ली। कैसे? उसकी वाइफ थी पोर्टुगीज, ठीक है। तो उसने जाके उसको यूरोपियन पासपोर्ट मिल गया एंड सो ही वाज एबल टू प्ले एट बार्सिलोना, ठीक है। सेम सिनेरियो आप इंग्लैंड में भी देखोगे, एक होम ग्रोन करके एक फिनोमेना होता है जो कि वो यूज करते हैं, ठीक है। ये ऐसा सिनेरियो है कि 25 प्लेयर्स में से 8 प्लेयर्स आपके ऐसे होंगे जो कि होम ग्रोन होने चाहिए। बट इंग्लैंड में थोड़ा बेटर है। सिनेरियो क्या है कि अंडर द एज ऑफ 21 अगर प्लेयर 3 साल तक खेल चुका है आपके टीम में, आपके यूथ अकेडमी में, तो ही इज अ होम ग्रोन प्लेयर एंड वो आपके क्लब पे खेल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इट डजंट मैटर कि वो इंग्लिश हो, तो कोई और कंट्री का भी होगा तो वो बंदा खेल सकता है, ठीक है। बाद में जैसे कि मैंने बताया कि 2002 में यूएफए ने डिसाइड किया कि भाई ट्रांसफर विंडो आना चाहिए, ठीक है। 2003 में इन्होंने अप्रूव किया कि लोन मूव होना चाहिए जो कि सेम लीग में भी हो सकता है। पहले क्या होता था, लोन मूव होता था वो सेम डिवीजन में वैलिड नहीं था, बट 2003 के बाद से लोन मूव जो था वो सेम डिवीजन में भी होने लग गया, ठीक है। हम 2-3 टर्म्स के बारे में बात करते हैं। पहले तो है को ओनरशिप और उसके बाद है थर्ड पार्टी ओनरशिप। को ओनरशिप आपने सुना होगा, ऐसा होता है कि 2 क्लब्स होते हैं, वो मिलके एक प्लेयर्स के राइट शेयर कर लेते हैं। 50% ऑफ द राइट्स इसके पास, 50% उसके पास। वो प्लेयर किसी एक टीम में खेलता है एंड देन जब उसका साल खत्म हो जाता है तो दोनों टीम मिलकर डिसाइड करती है कि वो प्लेयर कहां खेलेगा। जैसे कि एमरसन के साथ हुआ, रियल बेटिस पे वो खेला था बट वो था बारसा का प्लेयर, उसके कुछ 70% राइट्स बारसा के पास थे। देन उसने वहां पे खेल लिया, उसका ट्रांसफर फिर बारसा पे हो गया एंड देन बारसा ने बाद में उसको बेच दिया स्पर्स पे, वो बात अलग है। बट को ओनरशिप, फिर एक बात आती है थर्ड पार्टी ओनरशिप। थर्ड पार्टी ओनरशिप क्या होती है कि जो कुछ इस तरह की कंट्रीज होती हैं जहां पे पैसा थोड़ा कम है, जैसे अर्जेंटीना, ब्राजीलियन लीग्स, वहां पे पैसा थोड़ा कम होता है। तो उससे सिनेरियो क्या होता है कि प्लेयर्स के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। तो एक थर्ड पार्टी एजेंसी, जैसे कोई मान लो बिजनेसमैन हो गया या कोई एक इन्वेस्टमेंट फर्म हो गई, वो प्लेयर्स को डेवलपमेंट में हेल्प करती है, उसके खर्चे देती है, उसको ट्रैवल अलाउंसेज, अकोमोडेशन के वो खर्चे उठाती है इन द प्रॉमिस ऑफ कि जब वो बंदा ट्रांसफर होगा किसी बड़ी टीम में तो उसकी ट्रांसफर फी का कुछ वैल्यू उनको मिलेगा, ठीक है। अब सिनेरियो क्या है, मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूं। 2006 में वेस्ट हैम ने साइन किया कार्लोस टेवेज एंड हैवियर मैसरानो को कोरिंथियंस से, ठीक है। तो वो जो उन्होंने साइनिंग की उन दोनों प्लेयर्स की, तो जो उनके कॉन्ट्रैक्ट जो वर्बल स्टेटमेंट आई थी उसमें लिखा था कि अनडिस्क्लोज फी एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। तो बहुत सारी मिस्ट्री हुई, बहुत सारे लोग कहे कि यार कि इन्होंने कहाँ से साइन किया है, कितने पैसों में लाया है, क्या क्या सिनेरियो था। बाद में 3 साल तक तो सब ठीक था, बट 2-3 साल बाद जब कार्लोस टेवेज मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन किया 2007 में, ही वेंट ऑन अ 2-year लोन, तब से न्यूज स्टार्ट होने लग गई, ठीक है। बिकॉज जस्ट उसके बाद क्या हुआ था, कार्लोस टेवेज साइंड फॉर मैनचेस्टर सिटी फॉर एन अमाउंट ऑफ 29 मिलियन यूरोज एंड देन हमने देखा कि हैवियर मैसरानो भी लिवरपूल ज्वाइन किया इन अबाउट 22.5 मिलियन यूरो, जो उस टाइम पे बहुत बड़ी डील होती थी। तो बाकी क्लब्स कहने लगे यार ये इतना पैसा बना रहे हैं इन 2 प्लेयर्स से, इन्होंने साइन कितने में किया है, तो डिस्क्लोजर चाहिए। तो वहां पे रूलिंग आई 2008 में फीफा की कि यार थर्ड पार्टी ओनरशिप को हम कैंसिल करेंगे बिकॉज ये एक डेंजर टू द स्पोर्ट है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है नहीं। कोई भी टीम कितने भी अमाउंट पे प्लेयर्स को ला लेगी एंड देन वो उनको बेच देगी, तो फेयर प्ले थोड़ा सा खराब होता है, जिसको कि 2012 में यूएफए ने कंफर्म किया एंड शेफील्ड यूनाइटेड एक्चुअली सूड वेस्ट हैम। उनको 20 मिलियन पाउंड्स का बेनिफिट मिला था उस लॉ सूट से। तो भाई फुटबॉलिंग वर्ल्ड भाई बवाल है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद लोन। क्या होता है लोन? लोग पूछेंगे क्या होता है। देखो सिनेरियो क्या होता है, कभी आपकी टीम में कोई ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि यंग है, जिनको हमें डेवलपमेंट पे भेजना होता है, या फिर कभी कभार ऐसे कुछ फ्रिंज प्लेयर्स होते हैं जिनकी वेज तुम हैंडल नहीं कर पा रहे होते हो, तो तुम चाहते हो कि तुम उसको लोन कर दो, राइट्स तुम्हारे ही रहेंगे। मतलब वो प्लेयर 6 महीना 1 साल 2 साल का लोन डील होती है, वो आप उस क्लब को बेच सकते हो। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल बार्सिलोना ने अभी प्यानिक को 2 साल के या 1 साल के 2 साल का जहाँ तक है लोन पे भेजा है तो बेसिकतास। तो क्या सिनेरियो है, जो भी प्यानिक की फी है वो बेसिकतास देगी। अब यहाँ पे ये भी सिनेरियो होता है कि या तो पूरी फी देगी सामने वाली टीम, या तो उसका एक कुछ शेयर देंगे सामने वाली टीम। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना था जब गैरेथ बेल साइन किया था फ्रॉम रियल मैड्रिड टू स्पर्स, तो स्पर्स ने और तो रियल मैड्रिड ने उनकी वेजेस को शेयर किया था। सेम हैपेंड जब अलेक्सिस सैंचेज गया मैनचेस्टर यूनाइटेड से इंटर मिलान, क्योंकि उनकी वेज बहुत ज़्यादा थी, तो दोनों क्लब ने आधी आधी वेज या कुछ डिवाइड 60-40% करके डिवाइड किया था।
फिर आता है बायबैक क्लॉज। क्या है बायबैक क्लॉज? क्या होता है? अब देखो सिनारियो क्या है, आपने कोई प्लेयर बेच दिया, कैसे बेचा हूं उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपने एक प्लेयर बेच दिया, बट वो प्लेयर आपको पता है पोटेंशियल काफी ज्यादा है, वो 1 साल 2 साल 3 साल उस टीम पे खेलेगा, एंड आपने एक बायबैक क्लॉज लगा रखा है। जैसे कि मैं बताऊं मोराटा के साथ हुआ था 2014 में। मोराटा को रियल मैड्रिड ने जुवेंटस भेजा 20 मिलियन यूरोज में, बट उन्होंने एक 30 मिलियन यूरोज का बायबैक क्लॉज लगाया था कि अगर हमें फ्यूचर में मोराटा को खरीदना होगा तो हम 30 मिलियन यूरोज देंगे एंड हम मोराटा को खरीद लेंगे, जो कि उन्होंने किया। ठीक है, सेकंड आता है, उसको हम कहते हैं ऑप्शन टू बाय या मैंडेटरी बाय। जैसे कि मैं कोई प्लेयर को लोन पे भेज रहा हूं, तो मैंने उसके क्लॉज में इंसर्ट कर दिया कि भाई ये प्लेयर तुम लो, ठीक है, नेम ए है इसका, और तुम इसको खरीद सकते हो 1 साल के लोन के बाद फॉर लेट्स से अमाउंट ऑफ 15 मिलियन यूरोज। ठीक है, तो वो ऑप्शन है। अगर वो टीम को पसंद आएगा ये बंदा, हाँ अच्छा खेला है, तो उसका साइनिंग को ये परमानेंट कर लेंगे 15 मिलियन यूरोज मुझे देके। और एक होता है मैंडेटरी बाय, मतलब उनको डेफिनेटली साइन करना है, वो अभी पैसे नहीं दे सकते बट वो लोन पे रखेंगे, लोन की कुछ फी दे देंगे, उसकी वेज देंगे, एंड देन 1 साल बाद मुझे वो 15 मिलियन यूरोज दे देंगे। दैट इज मैंडेटरी बाय। एक और चीज होती है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आज के जमाने में बहुत ज्यादा चली है, दैट इज द बाय आउट क्लॉज, या जिसको हम कहते हैं रिलीज क्लॉज। तो रिलीज क्लॉज क्या होता है मैं समझाता हूं, यहां पे ध्यान से सुनना। कोई एक टीम है, वो एक स्टार प्लेयर साइन करती है, एक बहुत ही स्टार प्लेयर है, एंड दे डोंट वांट कि बाकी जो पावरफुल क्लब्स है जिनके पास बहुत पैसा है वो आके इसको खरीद ले जाएं, तो उसका वो रिलीज क्लॉज सेट करती है, जो कि बहुत ही कंसिडरेबल हाई अमाउंट होता है। जैसे कि बार्सिलोना पे कुछ टाइम पहले मेसी का 300 मिलियन का रिलीज क्लॉज था, नेमार का 222 मिलियन यूरोज का रिलीज क्लॉज था। सो व्हाट हैपेंस कि अगर ये प्लेयर्स को ट्रांसफर करना होगा किसी और टीम में, एंड दैट गाय इज ऑलरेडी प्लेइंग एट माई क्लब, सामने वाली टीम आएगी, वो 222 मिलियन यूरोज मुझे देगी, कहेगी ले भाई मैंने तेरा रिलीज क्लॉज पे कर दिया, अब नेमार को मेरी टीम में भेज दो। अब वो नेमार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता। अब नेमार हैज टू अग्री पर्सनल टर्म्स विद द टीम। तो सिनेरियो नेमार के साथ यही हुआ था, बार्सिलोना पे कुछ ऑलरेडी डील उसकी खराब चल रही थी। जब बार्सिलोना ने उसको सैंटोस के साथ साइन किया था, जब सैंड्रो रोसेल ने बार्सिलोना प्रेसिडेंसी से क्विट किया था, व्हाट हैपेंड, काफ़ी सारे लीगल इश्यूज आए थे कि नेमार की डील खराब हुई है, पैसे बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, हिडियस सिनेरियो था। तो ऑलरेडी खराब सिनेरियो चला था, एंड पीएसजी वालों को लग गया कि भाई नेमार यहाँ पे रुकना नहीं चाहते। पीएसजी पेड द रिलीज क्लॉज ऑफ नेमार इन 222 मिलियन यूरोज, एंड नेमार अग्रीड पर्सनल टर्म्स विद देम। तो नेमार पीएसजी साइन कर लिया, चला गया। तो एक और बात है यहाँ पे, एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट की और बात आती है, जैसे कि हालैंड का अभी इशू चल रहा है कि उसका रिलीज क्लॉज अभी वैलिड नहीं है, उसका रिलीज क्लॉज 2022 में वैलिड होगा। कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, आप कॉन्ट्रैक्ट्स अपना जैसे चाहो मेंड कर सकते हो। तो वो अपने पहले साल पे है बोरुसिया डॉर्टमुंड पे, नेक्स्ट ईयर उसका रिलीज क्लॉज वैलिड होगा, जो कि 75 मिलियन यूरोज का होगा। तो कोई भी टीम अगर उसको खरीदना चाहती है तो 75 मिलियन यूरोज पे करके डॉर्टमुंड को मिनिमम उतना दे के वो उसको साइन कर लेंगी। बट आप अगर विदाउट रिलीज क्लॉज किसी प्लेयर को साइन करना चाहोगे तो सामने तो मेरी टीम, जैसे मेरा कोई प्लेयर है, आपकी टीम उसको खरीदना चाहती है, एंड ये बंदे के पास काफ़ी 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है, इसका रिलीज क्लॉज है मान लो 100 मिलियन यूरोज। तो हम नेसेसरी नहीं है कि मैं 100 मिलियन यूरोज मांगूंगा आपसे, मैं कम अमाउंट भी आपसे मांग सकता हूँ या मैं ज़्यादा भी मांग सकता हूँ। तो इस तरीके से रिलीज क्लॉज वर्क करता है। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें 2-3 चीज़ें होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, वो होती है इमेज राइट। इमेज राइट क्या होती है, इसको मैं बताने के लिए आप लोग को एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। डेविड बेकम का, जब वो रियल मैड्रिड पे था तो उसने अचानक से कहा कि भाई जो 50% इमेज राइट तुम मेरी ले रहे हो, इमेज राइट का मतलब पहले तो कितना क्वांटिटी ऑफ इमेज आप ब्रांडिंग में डेविड बेकम की फोटो दिखा रहे हो, मतलब आप अपने जर्सी दिखा रहे हो तो डेविड बेकम को दिखा रहे हो, अपने पोस्टर्स दिखा रहे हो तो आप डेविड बेकम को दिखा रहे हो, अपने स्टेडियम में आपने उसके पैम्फलेट्स चिपका रखे हैं तो वो भी इमेज राइट में आता है, उसका कुछ वैल्यू प्लेयर को मिलता है, ठीक है, इमेज राइट। तो डेविड बेकम ने कहा भाई जो 50% हमारी इमेज राइट है वो तुम हटा दो, मतलब 0% कर दो, टोटली फ्री कर दो, तुम मुझे कहीं भी नहीं दिखाओगे, जो मैं चाहूँगा मैं वहाँ वो ऐड प्ले करूँगा। तो रियल मैड्रिड ने कहा टाटा बाय बाय सी यू नेवर, तो वहाँ पे उसका ट्रांसफर होता है LA गैलेक्सी में। तो इस तरीके से डिस्प्यूट्स भी आते हैं टर्म्स को लेके। तो यार फुटबॉल ट्रांसफर इतना भी आसान नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ऑक्शन ऑफ द IPL, ठीक है। तो अब प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, आजकल के ज़माने में एजेंट्स इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर सही से देखो तो ट्रांसफ़र कैसे होना चाहिए, एक क्लब दूसरे क्लब के प्लेयर को रिकॉग्नाइज करता है कि भाई मुझे इसको साइन करना है, वो उस क्लब को एक फैक्स भेजेगा। ये आज के ज़माने में भी फैक्स एंड ईमेल्स पे काम होता है। वो फैक्स भेजेगा कि भाई देखो ये प्लेयर है आपका, मुझे इसको साइन करना है, 50 मिलियन यूरोज में दूंगा, साइनिंग बोनस इस प्लेयर को इतना दूंगा, 1 साल के बाद ये बंदा 150 अपीयरेंस देगा तो मैं आपको इतना पैसा और दूंगा, एंड देन वो काफ़ी सारे क्लॉजेस और ऐड करके आपको प्रेजेंट करेगा, एंड आप देखोगे अग्रीमेंट को, कहोगे हाँ बढ़िया है, ठीक है, आप प्लेयर से जाओगे, कहोगे भाई पैक योर बैग, तुम्हारा डील डन हो चुकी है, पर्सनल टर्म अग्री कर लो। तो क्लब अग्री करते हैं, एंड देन प्लेयर
क्लब से एग्री करता है पर्सनल टर्म्स। ठीक है, पर्सनल टर्म्स में क्या आता है, सबसे पहले तो साइनिंग बोनस, कुछ साइनिंग बोनस है कि नहीं है। ठीक है, फिर रिलीज क्लॉज अगर सेट करना है तो कि नहीं है। ठीक है, फिर या गोल या अपीयरेंस बोनस होता है, जैसे कि कुटिनो का था, इतने गेम खेलने के बाद उसको इतना, लिवरपूल को इतना बोनस देना पड़ेगा, प्लेयर को भी इतना बोनस मिलेगा। फिर उसके बाद से ईयर एंड एज पे डिपेंड करता है आपका सैलरी, आपकी ट्रांसफर वैल्यू। ठीक है, एक यहाँ पे टर्म चलता था टैपिंग अप करके, एक सीन चलता था जिसके लिए लिवरपूल की यूथ टीम को बैन लगा था 2 साल का। सिनेरियो क्या होता है, अगर सही से देखा जाए तो कोई भी क्लब एक टीम के प्लेयर के साथ डील नहीं कर सकता बिहाइंड द बैक ऑफ द क्लब। ठीक है, तो मतलब मैं किसी प्लेयर को साइन करना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली प्लेयर को अप्रोच नहीं करूंगा, मुझे क्लब के थ्रू अप्रोच करना होगा ना। अगर मैं करता हूं तो ये गलत है, ये गलत है। बट आजकल ऐसा ही होता है सिनेरियो, एजेंट्स बात करते हैं। जैसे मेरा एजेंट कोई होगा, मैं कहूँगा भाई उस टीम के प्लेयर को साइन करना है, वो उस प्लेयर के एजेंट के पास जाएगा, बात करेगा, प्रेजेंट करेगा ऑफर, भाई ये लो ऑफर ये है, मैं तुम्हें इतनी सैलरी दूंगा, इतनी वेजेस दूंगा, 1 साल बाद इतना बढ़ा देंगे, बोनस तुम्हें इतना देंगे। फिर वो देखता है वाइब कैसी है, अच्छा हाँ ये अग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब उनको लग जाता है हाँ भाई ये बंदा रेडी है टू लीव, इसको यहाँ पे ज़्यादा बेटर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट भी दिख रहा है, तब हम फाइनल एक ऑफिशियल ऑफर भेजते हैं टू द क्लब। और इसी ड्यूरेशन में पता है क्या होता है, जो एजेंट्स होते हैं ना वो प्रेस में रिलीज कर देते हैं, थोड़ा सा बज क्रिएट करने के लिए लीक कर देते हैं कि एक बिग मनी मूव होने वाला है, तो उसे थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाता है सामने वाले क्लब की, भाई यार दिस गाय वांट्स टू लीव। तो वो फिर वो सुनते हैं, कंसिडर करते हैं, अच्छा भाई ठीक है तुम्हें जाना है, तब वो फिर वहाँ से ट्रांसफर स्टार्ट होता है। तो आजकल तो भाई ऐसे ही सीन चल रहा है। ठीक है, फिर अगर फी अग्री हो गई, फी अग्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फी अग्री हो गई, पर्सनल टर्म्स अग्री हो गए, देन आता है मेडिकल। मेडिकल में क्या होता है, आपके फिटनेस चेक करता है कि बंदा फीजिबल है खेलने के लिए नहीं है। फेल्ड मेडिकल के भी बहुत सिनेरियो मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ बहुत ही फनी है। रूड वैन निस्टेलरॉय का साइनिंग हुई थी पीएसवी से मैनचेस्टर यूनाइटेड 2000 में। ठीक है, 18.5 मिलियन यूरोज की बिड होनी थी। 4 दिन बाद उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस था एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम साइन नहीं करेंगे, बिकॉज जो उसका डॉक्टर जब मेडिकल हुआ तो उसने बताया कि यार इसको नी इंजरी हो सकती है, बहुत ही खतरनाक। और नेक्स्ट डे ACL हो गया रूड वैन निस्टेलरॉय को। तो भाई अच्छा हुआ यूनाइटेड ने उस टाइम साइन नहीं किया, बट अगले साल उन्होंने उसको साइन किया 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट देके। ठीक है, गैब्रियल मिलिटो भी एक प्लेयर था जिसको इंडिपेंडेंट से रियल मैड्रिड आना था, बट डॉक्टर ने बोला भाई इसको साइन मत करो, इसका नी कभी भी टूट सकता है, तो उन्होंने साइन नहीं किया। दैट गाय वेंट टू रियल ज़ारागोसा पे कोपा डेल रे फाइनल मैच में रियल मैड्रिड को उसने हराया एंड देन दैट गाय केम टू बार्सिलोना। 1 साल बाद उसका नी टूट गया एंड 2 साल के लिए वो बाहर हो गया। तो भाई पता है क्या, आपका साइन करने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए स्काउटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि कोई बहुत बड़ा स्टार आप साइन नहीं कर रहे हैं, आप एक यंग प्रोस्पेक्ट को साइन करना चाहते हैं, तो आप स्काउट सेटअप करते हो। क्लब्स क्या करते हैं, स्काउट्स को रखे रहते हैं कि वो जाओ ब्राजील, जाओ जर्मनी, जाओ अर्जेंटीना, अलग अलग कंट्रीज में जाओ, अलग अलग कंट्रीज की लीग देखो एंड उनके जो स्टार प्लेयर्स हैं उनको आप स्काउट करो। तो स्काउट क्या करते हैं, बैठ के मैच देखेंगे एंड दे रिकग्नाइज कि हाँ ये बंदा काफी अच्छा है, इसको हम साइन करते हैं। तो यंग प्लेयर्स वहां से आते हैं, तो स्काउटिंग भी बहुत ही नेसेसरी है। एंड देन आजकल क्या होता है ना, पावर प्ले बहुत चलता है, प्लेयर्स के पास पावर होती है। अगर आप बहुत ही तगड़े प्लेयर हो, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अर्लिंग हालैंड या एम्बापे। हालैंड का एग्जांपल मैं लूं तो भाई सबको पता है बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, साथ आगे आने वाली टीम से इसको साइन करना चाहेंगे, तो उस बंदे के पास पावर प्ले है। एंड उसका एजेंट जो है मीनो रियोला बहुत ही हरामी है, बिकॉज जब पॉल पोग्बा की डील हुई थी फ्रॉम जुवेंटस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, एट देन इट वाज द रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील 105 मिलियन यूरोज की, तो मीनो रियोला ने 40 मिलियन यूरोज का कंपनसेशन खुद के लिए लिया था। अभी भी बात ये चल रही है कि हालैंड के लिए वो भी ट्रांसफर जो भी होगा तो उसकी भी काफी ज्यादा अमाउंट एक मीनो रियोला लेगा। तो एक पावर प्ले होता है, क्योंकि प्लेयर्स जब भी ट्रांसफर होते हैं किसी एक टीम से दूसरी टीम, तो काफी कुछ चेंज होता है, लैंग्वेज बैरियर आता है, लिविंग स्टाइल का सिचुएशन आती है, उस मैनेजर के अंदर आप अडेप्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो एक सब सिनेरियो होता है, प्लेयर सब सोचता है एंड देन ही अग्रीज। ठीक है, एक और बात होती है यहाँ पे 16 साल के अराउंड प्लेयर्स को साइन करने के लिए वर्क परमिट चाहिए। वर्क परमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यूरोपियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे यूके का, तो जो लंदन की लीग है, प्रीमियर लीग क्या करती है कि एफए को वो एक सबमिट करती है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट कि यार मैं इस प्लेयर को साइन करना चाह रही हूँ, ये है सर्टिफिकेट। अब वो सर्टिफिकेट किस बेस पे देते हैं, वो बंदा अपनी टीम के मोर देन 75% गेम खेला हो पिछले 2 साल में, एंड वो जो टीम है उसकी जो कंट्री की रैंकिंग है दैट इज बिलो 70 रैंकिंग। तभी लोग कहते हैं कि इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो प्रीमियर लीग में क्यों नहीं खेल पाते, बिकॉज इंडिया 70 रैंक के अंडर आई नहीं है, इसलिए वो कोई वहाँ पे जा नहीं पाता है। ठीक है, तो क्या सीन होता है, आपकी टीम जैसे प्रीमियर लीग की टीम सबमिट करेगी एफए को एक स्पॉन्सर सर्टिफिकेट, एफए वैलिडेट करेगा, उसको सही लगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा एंड आप प्लेयर ट्रांसफर कर लोगे, उसको सही नहीं लगा तो वो रिजेक्ट कर देगा एंड आप उनको दोबारा से रीच आउट करोगे कि भाई क्यों रिजेक्ट किया। देन आपको प्रोबेबली मेडिकल लगाना पड़ता है। यस भाई, मेडिकल लगा सकते हो, ये बता कि यार प्लेयर इंजर्ड था वरना वो खेला होता। ये ऐसे यूजुअली ये होता नहीं
नहीं है, बट एक बार आर्सेनल परसुएडेड एफए जब उन्होंने गैब्रियल पॉलिस्टा को साइन किया था विलेरियल से, तो ऐसे ही सब सिनेरियो उन्होंने बनाया था। उस टाइम पे गैब्रियल पॉलिस्टा ने ब्राज़ील की टीम पे खेला भी नहीं था, ही वॉज अनकैप्ड, ठीक है। और भी ड्रामास बहुत ही इन्वॉल्व होते हैं फुटबॉल की दुनिया में, जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देने वाला हूँ मैल्कम का। मैल्कम के साथ क्या हुआ था, ही वॉज गोइंग फ्रॉम बॉर्डियो टू रोमा, डील डन हो चुकी थी, पर्सनल टर्म अग्री थे, फी अग्री हो चुकी थी, बट सिनेरियो क्या हुआ, मैल्कम एयरपोर्ट पे था, बार्सिलोना घुसी, उसकी डील हाईजैक कर ली, 40 मिलियन यूरोज उन्होंने डायरेक्टली बात किया बॉर्डियो के प्रेसिडेंट से कि भाई हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, एंड वो बंदे ने, वो रोम नहीं गया बल्कि उसकी मम्मी पहुंच चुकी थी वहाँ पर उसको ग्रीट करने के लिए, वो बंदे ही दैट गाय टुक फ्लाइट टू बार्सिलोना, एंड बहुत ही लड़ाई हुई थी, भसड़ हुई थी, ठीक है वहाँ पे, बट ऐसा सिनेरियो था। तो भाई अगर शॉर्ट में बताऊँ तो क्या सिनेरियो होता है, प्लेयर स्काउट होते हैं, प्लेयर रिकॉग्नाइज होते हैं, एजेंट प्लेयर का क्लब से बात करता है, ठीक है, वो टर्म्स अग्री करते हैं, उनको सही लगता है तो वो सैलरी बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट सही लगता है तो वो साइन करता है, एंड देन प्लेयर्स को साइन करते हैं। ये प्रोसेस होता है यंग प्लेयर को साइन करने का। कोई अगर स्टार प्लेयर है, एक बड़ा प्लेयर है, उसको साइन करने के लिए क्या सिनेरियो होता है, आपके एजेंट बात करते हैं, क्लब्स बात नहीं करते हैं आजकल, एजेंट बात करता है, फील लेता है, हाँ भाई वो बंदा रेडी आने के लिए, पर्सनल टर्म अग्री करता है, देन वो एक फॉर्मल बिड सबमिट करते हैं क्लब को, बिड देखती है क्लब, कहती है हाँ भाई ये ठीक है, वो फिर नेगोशिएशन फेज में जाता है, फिर वहाँ पर नेगोशिएशन बैटल चलती है कि अभी प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है, एडवांस टॉक चल रही है, ये सब के बाद, इतना सब ड्रामा लहसुन होने के बाद प्लेयर्स जाके फाइनली साइन होता है, एंड देन फिर मेडिकल होने के बाद उसकी अनवीलिंग होती है, उसकी प्रेजेंटेशन होती है, वो बंदा जगलिंग शगलिंग करता है, जर्सी पहन के रिप्रेजेंटेशन होता है उसका। सो दैट्स हाउ इट्स डन। फुटबॉल की दुनिया में भाई ट्रांसफर्स ऐसे होते हैं और कोई तरीका नहीं है फुटबॉल ट्रांसफर होने का। एंड लास्ट में जो लोग रुके उनको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताने वाला हूँ। जैसे इमेजिन करो आपकी टीम ने कोई एक प्लेयर साइन किया दैट वाज वर्थ 50 मिलियन यूरोज, एंड वो बंदा 5 साल के लिए साइन हुआ है, तो सिनेरियो क्या होता है, आपकी टीम को उसकी टीम को 50 मिलियन यूरोज नहीं देने हैं, वो 50 मिलियन यूरोज ओवर द स्पैन ऑफ 5 ईयर्स देने हैं, मतलब कि 10 मिलियन पर ईयर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लोग नहीं जानते हैं एंड भूल जाते हैं। तो ये बात मैंने लास्ट के लिए बचा रखी थी, अगर आप अभी रुके होगे तो आपको पता चल गया होगा, पहले से पता था तो बहुत बढ़िया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर। जो नए लोग हैं उनको हम फुटबॉल समझाना चाहते हैं जितना हम जानते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आई विल सी यू गाइज वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।